सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ब्यावर शहर के इतिहासकार वासुदेव मंगल द्वारा विशेष जानकारी। ब्यावर history.com से प्रवीण मंगल, ब्यावर। सुभाष चंद्र बोस की आज 23 जनवरी सन 2021 को 125वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 में कटक में हुआ था। उस समय ये कटक और ये क्या नाम आपके उड़ीसा बंगाल का ही हिस्सा था। वर्तमान में अब ये वीरभूमि कहलाती है और वीरभूमि भी ये पश्चिमी बंगाल का एक जिला है। सुभाष चंद्र बोस को जब उनको यह महसूस हुआ कि अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिल सकती, तो उन्होंने सशस्त्र सेनाओं की एक बटालियन बनाने की सोची। उनके गुरु बाबा नरसिंह दास चूँकि ब्यावर के थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का अपने गुरु बाबा नरसिंह दास से बराबर संपर्क पत्र व्यवहार से बना रहता था। सुभाष चंद्र बोस ने आखिर में हरिपुरा कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे और उनका जब अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिल सकती का विचार परिवर्तित हुआ, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, बाबा नरसिंह दास से, कि गुरु मैं अब क्या करूं? तब बाबा नरसिंह दास ने कहा था, आप ऐसा करो कि आपको नज़रबंद किया हुआ है अपने घर में, आप मौलवी के वेश में एक दाढ़ी बढ़ाओ और पठान के वेश का रूप बनाओ। तब उन्होंने अपनी नज़रबंदी के दौरान अपनी दाढ़ी बढ़ाई और एक पठान का स्वरूप अख्तियार किया। अब बाबा नरसिंह दास से जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गुरु मैं अब क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आपके नज़दीक स्टेशन वर्धमान है, वर्धमान से आपको काबुल जाना है, लेकिन ट्रेन से वर्धमान से पेशावर आपको जाना पड़ेगा। और पेशावर तक जो ट्रेन में वर्धमान से सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के को भेजा गया था, रशिया के रास्ते से, काबुल के रास्ते से, तो सुभाष चंद्र बोस को विदा करने के लिए बाबा नरसिंह दास ही उनको वर्धमान स्टेशन पर उनको विदा करके आए थे। रास बिहारी बोस को ब्यावर अरविंद घोष लेके आए थे, क्योंकि अरविंद घोष ने 1909 में जब पूरे देश का भ्रमण किया, तो ये भ्रमण करते हुए जब ब्यावर आए तो यहाँ सेठ दामोदर दास राठी और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के संपर्क में आए। उन्होंने इनको ये, चूँकि मारवाड़ मेवाड़ की लगती हुई अंग्रेजी रियासत थी और यहाँ की जो वातावरण था उसको देखते हुए उन्होंने रास बिहारी बोस को बुलाया कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये यहाँ अच्छी जमीन, यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए अनुकूल जगह है, इसलिए तुम यहाँ आओ और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दो। तो रास बिहारी बोस ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर के शामगढ़ के किले में इन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। रास बिहारी बोस जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, वो सन 1911 से लेके 1915 तक ब्यावर में जरूर रहे और हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने प्रशिक्षण ब्यावर के पास शामगढ़ के किले में दिया। ये रास बिहारी बोस यहीं थे। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का ब्यावर से अप्रत्यक्ष संबंध था। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई ब्यावर में जरूर रहे थे। जब 1813 से 15 की जो सशस्त्र क्रांति अंग्रेज़ों के विरुद्ध ब्यावर की, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी ने जो एक प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के में ही सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई ही ब्यावर में थे और वो ही यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण शामगढ़ के किले में दिया करते थे। क्योंकि भारत सरकार से
बरतानिया सरकार का एक गुप्त समझौता था जिसके तहत नेताजी अगर भारत आते तो उनको बरतानिया सरकार को सौंप दिया जाता। इसलिए नेताजी भारत नहीं आए थे। नेताजी सुरक्षित रूप से रशिया चले गए थे और मंचूरिया चले गए थे। इस ब्यावर इतिहास के झरोके के पॉइंट संख्या 548 के अनुसार वासुदेव मंगल ने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मंचूरिया से भारतवासियों को रेडियो से 3 संदेश प्रसारित किए। पहला संदेश 19 दिसंबर 1945 को, दूसरा संदेश 19 जनवरी 1946 को कि हम 1 वर्ष में ही आज़ादी पा लेंगे, अब ब्रिटिश साम्राज्य टूट रहा है, और तीसरा संदेश 19 फरवरी 1946 को। नेताजी ने अपने प्रथम प्रसारण में देशवासियों को कहा था, मैं भारत में तृतीय विश्व युद्ध की चरम सीमा पर आऊँगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर लोग बाग ब्यावर नेताजी के निधन के बारे में जानकारी चाहते हैं और उनको उत्सुकता भी है कि सरकार ये बताए कि नेताजी का निधन कब और कैसे हुआ। इस बारे में ब्यावरहिस्ट्री.com के निर्माता वासुदेव मंगल को संपुष्ट जानकारी है। उसके अनुसार ब्यावर इतिहास के झरोके से के पॉइंट नंबर 545 के अनुसार नेताजी उस समय एरोप्लेन में क्रैश नहीं हुए थे। यह मिथ्या और मनगढ़ंत मानी जाएगी, क्योंकि नेताजी 16 अगस्त 1945 को जब जापान ने हथियार डाल दिए थे, जापान के फौजी कमांडर जनरल इसोदा ने अपने 2 इंजनों वाले बम वर्षक विमान में 2 सीटों पर नेताजी और सेठी को बैठाकर ठीक 5 बजे विमान रवाना होकर मंचूरिया के डिरेना नगर में पहुंचा। विमान वापस टोक्यो लौट आया। जनरल सेठी, जो बर्मा वाली सेना के चीफ थे और रूसी भाषा को भली भांति जानते थे और जिनको रूस की पूरी सीमा की जानकारी थी, सेठी नेताजी को रूसी सीमा पर पहुंचा दिया। सुरक्षित उनको रशिया के मंचूरिया के सीमा पर सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया और पहुंचा करके जनरल सेठी वापस टोक्यो आ गए। यह सच्चाई देशवासियों की जानकारी के लिए प्रसारित की गई है नेताजी की 125वें जन्मदिन पर। नेताजी ही वास्तव में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के हकदार थे।